भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा अंतिम अध्याय 5 चल रहा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और बच्चों, इसमें आज का हमारा विषय है 19वीं सदी में जन साक्षरता, यानी 19वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर साक्षरता की स्थिति क्या थी। और इस अध्याय में जैसे मैं आपको पहले की बात करें अपन, तो हमने इसमें देखा कि सबसे जो शुरुआत के अंदर हस्तलिखित पांडुलिपियों के द्वारा किताबें छापी जाती थीं, यानी हाथ से ही किताबें लिखी जाती थीं। ये जो काम था ये बहुत कठिन था, क्योंकि नकल करना बहुत खर्चीला था, ये श्रम साध्य था, समय साध्य भी था। उसके बाद में हमने देखा कि चीन की वुड ब्लॉक तकनीक आ गई थी और उस वुड ब्लॉक तकनीक के द्वारा किताबें छापी जाने लगी थी। लेकिन मुद्रण के अंदर क्रांति तो कब आई, जब 1448 के अंदर गुटेनबर्ग ने छपाई की एक मशीन का आविष्कार कर दिया था। और जब छपाई की मशीन बन गई तो चारों तरफ किताबें ही किताबें हो गई थी, पूरे यूरोप के अंदर किताबें ही किताबें छा गई थी। और फिर पढ़ने का लोगों के अंदर जुनून पैदा हो गया था। बच्चे हों, महिला हों, पुरुष हों, हर कोई पढ़ने लगा था। मजदूर हो, कोई भी हो, किसान हो, कारीगर हो, सबको पढ़ने का जुनून लग गया था। और ये जो पढ़ने का जुनून था, इस जुनून ने ही वहाँ साक्षरता को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। और इसलिए हम देखते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में क्या स्थिति थी। 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर जो जन साक्षरता थी वो छलांगे, लंबी लंबी छलांगे लेकर के आगे बढ़ती जा रही थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता में लंबी लंबी छलांगे लगाई थी और इस कारण से वहाँ पर जो बच्चे थे, महिलाएं थी, मजदूर थे, सब पढ़ने लग गए थे। यानी महिलाएं और बच्चों का तो एक नया पाठक वर्ग ही तैयार हो गया था। इस कारण से महिलाओं और बच्चों के रूप में एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया था। अब हम साक्षरता की बात करें, यानी पढ़ाई के लिए क्या क्या हुआ, तो हम बच्चे, महिलाएं और मजदूर, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिर में यूरोप के अंदर प्राथमिक शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई थी। और जब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई तो हम ये देखते हैं कि बच्चे का एक नया पाठक वर्ग, बच्चों का एक अपने आप ही तैयार हो गया था। यानी बच्चों को पढ़ना था, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उनको पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता थी, तो एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया था। 19वीं सदी के आखिर में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के कारण बच्चे भी अहम पाठक बन गए थे। और तब प्रकाशन उद्योग के लिए एक नई चुनौती आई थी, यानी उनको किताबें छापना, यानी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का छापना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन करना। तब प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया था। और 1857 के अंदर आप देख लीजिए कि फ्रांस में केवल जो बाल पुस्तकें थी, बच्चों की जो किताबें छापने के लिए ही वहाँ पर प्रेस यानी मुद्रणालय स्थापित कर लिया गया था, जिसके अंदर बच्चों की किताबें ही वहाँ पर छपती थी। 1857 में फ्रांस में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया था। और इस प्रेस के अंदर नई, पुरानी, सब तरह की परियों की कहानियों की किताबें या जो लोक कहानियाँ होती थी उनको इनमें प्रकाशित किया जाता था, छापा जाता था। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया जाता था। जर्मनी के जो ग्रीम बंधु थे, 2 भाई थे ग्रीम बंधु, और वो भी जगह जगह बहुत लंबे समय तक गाँव में गए, किसानों के पास में गए थे और वहाँ से जाकर के उन्होंने जो पुरानी लोक कथाएँ थी उनको उन्होंने एकत्रित किया था। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएँ जमा की थी। उनके द्वारा जो एकत्रित सामग्री थी उसका पहले संपादन किया गया था और फिर 1812 में उनको संकलित करके और उनका प्रकाशन करवाया गया था। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन कर 1812 में उन कहानियों का संकलन छापा गया था। अब इनके अंदर ये जो कहानियाँ थी, इनके अंदर जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री होती थी या कुलीन वर्ग को जो अश्लील सामग्री लगती थी, उनको प्रकाशन से पहले ही उनमें से हटा दिया जाता था। यानी उन कहानियों का थोड़ा सा रूप बदल दिया जाता था। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था।
और इस प्रकार से जो पुरानी लोक कथाएं थी, ग्रामीण लोक कथाएं, उनका रूप जरूर बदल गया था। वो वैसी नहीं थी जैसी वहां से लाई गई थी, अब उनका रूप थोड़ा सा अलग हो गया था। इस प्रकार से पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को एक नया रूप मिला था। यानी हालांकि उनको छपने से वो दर्ज तो हो गई थी, अभी तक तो वो अज्ञात थी, गाँव में बस उनके लोगों के द्वारा एक दूसरे को सुनाई जाती थी। अब वो छपने से दर्ज हो गई थी, लेकिन उनका रूप जरूर बदल गया था। हालांकि छपने से वे दर्ज तो हुई, लेकिन उनका रूप बदल गया था। अब देखिए, अपन महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं की जो साक्षरता है उसके बारे में, कि अब महिलाएं भी पाठिका और लेखिका की भूमिका में आ गई थी। यानी वो पढ़ने भी लग गई थी, किताबें लिखने भी लग गई थी, इसलिए वो पाठिका और लेखिका दोनों बन चुकी थी। अब महिलाएं पाठिका एवं लेखिका की भूमिका में आ गई थी। और पेनी मैगजीन्स होती थी, एक पैसिया मैगजीन्स भी जिनको बोला जाता था, वो स्पेशली यानी महिलाओं के लिए वो लिखी जाती थी, महिलाओं के लिए वो छपती थी। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर से उन्हीं के लिए होती थी। ये महिलाओं के लिए सही चाल चलन और गृहस्थी जीवन सिखाने के लिए एक निर्देशिका का काम करती थी। यानी उससे महिलाओं को चाल चलन के बारे में भी ज्ञान मिलता था और गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए इसका भी ज्ञान मिलता था। यानी वो उनके लिए एक निर्देशिका का काम करती थी। ये पत्रिकाएं सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं थी। और जब 19वीं शताब्दी के अंदर उपन्यास छपने लग गए थे, तो आप ये देख लीजिए, महिलाएं भी उनकी बड़ी पाठक वर्ग हो गई थी। यानी महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उपन्यास पढ़ने लग गई थीं। 19वीं शताब्दी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनकी अहम पाठक थीं। और कुछ उपन्यासकार महिलाएं भी थी जिन्होंने उपन्यास लिखे थे और वो बहुत अग्रणी लेखिका रही थी। मशहूर उपन्यासकारों में अग्रणी लेखिकाएं थी, जैसे जैन ऑस्टिन थी, ब्रांच बहनें थी, जॉर्ज इलियट थी। ये ऐसी लेखिकाएं थी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े और मशहूर उपन्यास लिखे थे। और इन उपन्यासों को लिखने से जो महिलाओं की परिभाषा ही बदल गई थी, वो नई नारी के रूप में जानी जाने लगी थी। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी थी। ये नई नारी कैसी थी? जिसका व्यक्तित्व बहुत सुदृढ़ था, मजबूत व्यक्तित्व वाली औरतें थीं ये, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था और जिनमें गहरी सूझबूझ थी, यानी बहुत चिंतनशील थीं, जिनमें गहरी सूझबूझ थी और जिनमें अपना खुद का दिमाग था और अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति भी थी, कुछ करने की उनमें इच्छा शक्ति भी थी, जिसमें अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति भी थी। अब देखिए, हमने जो बात किया था अभी कि जो पेनी मैगजीन या एक पैसिया मैगजीन छपती थी, उसका आमुख यानी उसका जो फ्रंट पेज, ऊपर वाला पेज इस प्रकार का हुआ करता था। पेनी या एक पैसिया मैगजीन का आमुख है। इसमें देखिए आप विभिन्न प्रकार के चित्र इसके अंदर दिखाए गए हैं। ये जो पेनी मैगजीन है, इसका प्रकाशन सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर 1832 से 1850 के बीच में प्रारंभ हुआ था। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच में हुआ था और सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने इसका प्रकाशन करवाया था। ये एक प्रकाशन कराने वाली ये सोसाइटी थी, सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। और ये जो पत्रिका थी, ये हकीकत में वैसे तो देखा जाए तो मजदूर वर्ग के लिए छापी गई थी। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। अब देखिए, हम मजदूरों की साक्षरता के बारे में बात करते हैं कि उनकी साक्षरता की स्थिति क्या थी। 17वीं शताब्दी के अंदर किताबों को किराए पर देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। यानी वहां जाइए और आप किताबें किराए पर लीजिए, उनको पढ़िए, वापस लौटाइए, इसका किराया वो लेते थे। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर ऐसे जो पुस्तकालय थे, उनको गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दस्तकारों के लिए और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको शिक्षित करने के लिए उनको काम में लिया जाने लगा था। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। अब जब काम के दिन छोटे होने लग गए थे तो मजदूर अपने खुद के सुधार के लिए और अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए समय निकालने लगे थे, क्योंकि उनको अब समय भी मिलने लग गया था। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा था
और अब वो क्या करते थे, बड़ी मात्रा में राजनीतिक पर्चे लिखते थे और अपनी आत्मकथाएं भी वो लिखने लगे थे और उनको छपवाने लगे थे। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी थीं। अब देखिए, मजदूरों की स्थिति के बारे में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और उन उदाहरणों को हम देखते हैं। सबसे पहले यॉर्कशायर के एक मजदूर ने जिसका नाम थॉमस वुड है, उसने के बारे में है कि थॉमस वुड ने कहा कि वो पहले दिन के अंदर पुराने अखबार खरीदता था और फिर शाम को वो आग की रोशनी के उस अंदर उनको पढ़ता था, क्योंकि उसके पास में मोमबत्ती खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यानी लोग शिक्षित तो होना चाहते थे, लेकिन गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वो शिक्षित होते कैसे। यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। और जब गरीबों की आत्मकथाओं को हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे पता लगता है कि वो मुश्किलों के अंदर शिक्षित होने के लिए कितनी जद्दोजहद करते थे, कितनी समस्याओं का सामना करके शिक्षित होना चाहते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वो मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। और 20वीं शताब्दी में रूस के एक क्रांतिकारी लेखक थे मैक्सिम गोर्की। उन मैक्सिम गोर्की ने अपनी एक पुस्तक लिखी, मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय। उस पुस्तक के अंदर इनके संघर्षों की कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की, जिन्होंने संघर्ष करके अपने पढ़ने की कोशिश की थी। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां हैं। अब देखिए बच्चों, नए तकनीकी परिष्कार यानी टेक्निकल रूप से बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ था, और वो जो नए तकनीकी परिष्कार हैं उनके बारे में हम 19वीं सदी में और 20वीं सदी में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। पहले 19वीं सदी से प्रारंभ करते हैं, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो प्रेस थे वो धातु के बनने लग गए थे, क्योंकि विभिन्न धातुओं का उपयोग होने लग गया था, उसके बनने लग गए थे। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे, और फिर पूरी 19वीं सदी के दौरान इस छापे खाने की जो तकनीकें थी उनके अंदर विभिन्न प्रकार के सुधार होते चले गए। यानी जो छापे खाने की तकनीक थी वो और भी ज़्यादा विकसित होती चली गई। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुआ था। और 19वीं शताब्दी के मध्य की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क के एक रिचर्ड एम हो थे, और उन्होंने शक्ति चालित बेलनाकार जो प्रेस थी उसको कारगर बना दिया था। यानी शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस अब काम में ली जाने लगी थी। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया था, और इस प्रेस से अब 1 घंटे के अंदर 8000 शीट या ताव छपने लगे थे। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे, यानी स्पीड बहुत तेज हो गई थी। और सदी के अंत तक तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी थी, जिससे एक साथ 6 रंगों से छपाई की जा सकती थी। और सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। यह हमने 19वीं सदी में छापे खाने की जो तकनीकी विकास हुआ उसके बारे में देखा। अब हम 20वीं सदी के बारे में देखते हैं। अब 20वीं सदी के अंदर तो छापे खाने बिजली से ही चलने लग गए थे, लाइट से चलने लग गए थे, और बिजली के दम पर ये इतनी तेजी से काम करने लगे थे कि जो प्रिंटिंग का काम बहुत तेज हो गया था, छपाई का काम बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगा था। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। और कुछ चीज़ें और भी हुई थी, जैसे एक तो उसके अंदर कागज़, प्रेस के अंदर कागज़ डालने की जो विधि थी उसके अंदर, उस तकनीक के अंदर सुधार किया गया था। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ था, और जो प्लेट लगी हुई रहती थी उस प्लेट की गुणवत्ता में भी बेहतर हो गई थी। पहले की बजाय प्लेट की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई थी। और स्वचालित जो पेपर रील थी, जो अपने आप घूमती थी, पेपर को आगे बढ़ाने का काम करती थी। और जो रंगों के लिए अब फोटो विद्युतीय नियंत्रण काम में आने लग गए थे। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे थे। इस प्रकार से जो मशीनों के अंदर जो छोटी छोटी इकाइयां होती थी, उन इकाइयों के अंदर काफ़ी मात्रा में सुधार हुए, और उन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि जो छपा हुआ पन्ना था उसका रंग रूप ही बदल गया था, अब वो अलग ही दिखने लगा था।
इस प्रकार से कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। अब देखिए 20वीं सदी में किताबों की बिक्री बढ़ाने के बहुत सारे तरीके क्या क्या अपनाए गए थे। मुद्रकों ने और प्रकाशकों ने अपने उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत सारे गुर अपनाए थे, बहुत सारे उपाय अपनाए थे। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुर अपनाए थे। 19वीं शताब्दी में तो उन्होंने क्या किया कि पत्रिकाओं के अंदर धारावाहिक उपन्यास छापने लग गए थे। यानी थोड़ा सा भाग पत्रिका में इस बार दे दिया, फिर अगली बार दिया, उपन्यासों के इस तरह से वो छापने लग गए थे। यानी उपन्यास लिखने की एक नई शैली ही विकसित हो गई थी और उससे पत्रिकाएं बहुत अधिक मात्रा में बिकने लगी थी। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों के धारावाहिक छापे, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हो गई थी। और 1920 के अंदर तो फिर क्या हुआ कि लोकप्रिय किताबों की एक श्रृंखला, सस्ती किताबों की एक श्रृंखला छापी गई थी, जिसको शिलिंग श्रृंखला के नाम से जाना गया था। और इससे लोगों को बहुत सस्ती लोकप्रिय किताबें मिलने लग गई थीं। 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों की एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई थी। और किताबों की जिल्द का आवरण या हम कहें डस्ट कवर, यह तो 20वीं शताब्दी की तकनीकी नवीयत ही है। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत है। और जब 1930 के अंदर मंदी का दौर आया तो जो पुस्तकों के प्रकाशक थे उनको ये लगा कि अब पुस्तकों की बिक्री में कमी आ सकती है, तो उन्होंने पाठकों की जेब का ध्यान रखते हुए नए नए उपाय किए। एक तो उन्होंने क्या किया, सस्ते सस्ते कवर छापने लग गए थे और वो आजिल्द वाले संस्करण भी छापने लग गए थे। यानी जो कवर थे वो सस्ते होते थे और आजिल्द संस्करण छापने लग गए थे। 1930 की मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ध्यान रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग या आजिल्द संस्करण छापे थे, यानी जिनके जिल्द अपने आप ही पहले से ही चढ़े हुए होते थे। और देखिए इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापनों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये इंग्लैंड का एक रेलवे स्टेशन है और उस पर देखिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन इसके ऊपर लगे हुए हैं। अल्फ्रेड कॉनकानेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ 1874 का ये चित्र है। जो छपी हुई सूचनाएं और जो इश्तेहार होते थे वो आप देख लिए सड़क के दोनों तरफ जो दीवारें होती थी उनके ऊपर लगे हुए होते थे। प्लेटफार्मों पर, इन बहुत सारी जगहों पर इश्तेहारों को लगा दिया जाता था। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों पर, प्लेटफार्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाई जाती थी। प्लेटफार्म के ऊपर तो, रेलवे स्टेशन पर तो ये विज्ञापन लगे हुए हैं ही यहाँ पर। अब देखिए भारत का मुद्रण संसार देखते हैं हम कि भारत के अंदर मुद्रण की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाओं की हस्तलिखित पांडुलिपियां लिखने की परंपरा बहुत पुरानी और बहुत समृद्ध परंपरा थी यहाँ की। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपराएं थी। और आप ये देख लीजिए ये कैसे लिखी जाती थी हस्तलिखित पांडुलिपियां। ये ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी या हाथ से जो कागज बनाया जाता था उस पर नकल करके इनको लिखा जाता था। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। और कभी कभी तो इन पत्तों के ऊपर बहुत बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। कभी कभी तो पत्तों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। और फिर इन पांडुलिपियों की उम्र बढ़ाने के ख्याल से कि यानी वो ज़्यादा दिनों तक चलें, उन पर लकड़ी की तख्तियों के कवर चढ़ा दिए जाते थे। लकड़ी की तख्तियों के कवर के बीच में रख दिया जाता था अथवा उनको सिल करके उनको रख दिया जाता था। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिल कर बांध करके रख दिया जाता था। और 19वीं शताब्दी के अंत तक आप ये देख लीजिए जब यहाँ पर छपाई भी आ चुकी थी भारत के अंदर, तब भी ये हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तब भी लिखी जाती थी, छापी जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही थी। और देखिए हम कुछ पांडुलिपियों के उदाहरण देखते हैं। जयदेव के जो गीत गोविंद के कुछ पन्ने यहाँ पर दिखाए गए हैं और 18वीं शताब्दी का ये चित्र है। जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं शताब्दी का है और ये अकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी गई पांडुलिपि का एक नमूना है। अकॉर्डियन शैली में और हाथ से लिखी पांडुलिपि है ये।
यह एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी गई पांडुलिपि का एक नमूना है। इसके अलावा और भी देखते हैं हम। हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने, 1824 का ये चित्र है। हाफिज जो कि एक बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने दीवान अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका एक पन्ना यहाँ पर दिखाया गया है। 14वीं शताब्दी के शायर जो हाफिज थे, उनकी संपूर्ण शायरी दीवान के अंदर संकलित है। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। और इस पेज की खुशनवीसी, इसकी नक्काशी और इसकी डिज़ाइन देखने लायक है, अपने आप में देखने लायक चीज़ है। पेज की खुशनवीसी, नक्काशी और डिज़ाइन देखने लायक है। और लेटर प्रेस के आने के बाद में भी, यानी जब छपाई की मशीनें आ गई थी, उसके बाद में भी अमीर लोगों के लिए इस प्रकार की पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियाँ अमीरों के लिए बनाई जाती थीं। और देखिए, ऋग्वेद के कुछ पन्ने भी यहाँ दिखाए गए हैं। ये ऋग्वेद का पन्ना है, उसको यहाँ दिखाया गया है। और प्रिंट के आगमन के काफ़ी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रही थी। यानी जब प्रिंट का काम यहाँ शुरू हो गया था, छपाई होने लग गई थी, उसके बाद में भी बहुत लंबे समय तक पांडुलिपियाँ छपती रही थी, बनती रही थी, यानी कागज़ों पर उतार करके बनाई जाती थी। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई है। यानी जो ऋग्वेद को मलयालम भाषा के अंदर लिखा गया है, वो पांडुलिपि है ये। अब देखिए पांडुलिपि के बारे में, ये जो पांडुलिपियाँ होती थी, ये बहुत नाजुक होती थी और ये बहुत महंगी भी होती थी। नाजुक तो इसलिए होती थी कि पन्नों पर या कागज़ों के ऊपर ही, साधारण कागज़ों के ऊपर लिखी जाती थी। और इसके अलावा क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, बहुत समय लगता था, बहुत श्रम लगता था, इसलिए बहुत महंगी भी होती थी। पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी होती थी। अब इसमें दो बातें और थी। एक तो इनको पकड़ना बहुत सावधानी से पड़ता था, क्योंकि ये कभी भी फट जाए या कुछ भी स्थिति हो जाए, इसकी नाजुक थी, इसलिए इनको बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता था। और दूसरी समस्या एक और भी थी कि इसके अंदर जो लिपि होती थी, उसकी लिखाई भी अलग अलग तरह की होती थी, तो कई बार उसको समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं होता था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, यानी हम उनको रोज काम में नहीं ले सकते थे, यानी प्रतिदिन उनको काम में लेते तो वो फट जाती, खराब हो जाती, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। अब देखिए बच्चों, जो पूर्व औपनिवेशिक बंगाल था, यानी जो औपनिवेशिक काल से पहले बंगाल की स्थिति क्या थी कि जो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ पर प्राथमिक पाठशालाओं का एक जाल था। यानी जो 5वीं तक के 8वीं तक के स्कूल वहाँ पे खूब खुले हुए थे, प्राथमिक पाठशालाएं थी, यानी जो शुरुआती ज्ञान वहाँ पर दिया जाता था। और विशेष बात यह है कि जो वो ज्ञान वहाँ पर दिया जाता था, वो ज्ञान इस प्रकार का होता था कि उसमें किताब तो होती नहीं थी, यानी बिना किताब के ही वहाँ पे गुरुओं के द्वारा पढ़ाया जाता था। पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु जो थे, गुरुजी याददाश्त से ही किताबों को सुनाते थे और बच्चे उसको सुनते थे और फिर लिख लेते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। और इस प्रकार आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे लोग तो बिना किताबों के ही साक्षर हो जाते थे, पढ़े लिख जाते थे। इस तरह से कई सारे लोग बिना किसी किताब के पढ़े साक्षर बन जाते थे। अब देखिए, भारत में जब छपाई आई तो कैसे आई, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो वो 16वीं शताब्दी के अंदर आई थी, वो गोवा के अंदर आई थी, और जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक थे वो उसको लेकर के अपने साथ में यहाँ आए थे। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। और ये जो जेसुइट धर्म प्रचारक थे, जो दल था इनका धर्म प्रचारकों का, इन्होंने पहले कोंकणी भाषा सीखी थी और वो सीखने के बाद में उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तिकाएं छापी थी। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई पुस्तिकाएं छापी थी, और 1674 तक पहुंचते पहुंचते तो उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ भाषा की लगभग 50 किताबें छाप दी थी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। और कैथोलिक जो पुजारी थे, ये जो कैथोलिक पुजारी तो थे ही, इन्होंने 1579 के अंदर कोचीन के अंदर एक तमिल पुस्तक छापी थी, सबसे पहले तमिल भाषा की पुस्तक छापी थी। और इन्होंने ही सबसे पहले मलयालम भाषा की पुस्तक भी 1713 के अंदर इन्होंने छापी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में
कोचीन में पहली तमिल किताब और उन्होंने 1713 में पहली मलयालम किताब भी छापी थी। और जो डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक थे उन्होंने भी यहाँ आकर के तमिल भाषा की लगभग 32 किताबें छापी थी। यद्यपि इनमें बहुत सारी किताबें ऐसी थी जो पुरानी किताबों के अनुवाद ही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने भी 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। और अगर अंग्रेजी भाषी प्रेस की बात करें तो उसका तो भारत में बहुत लंबे समय तक ही विकास नहीं हुआ था। अंग्रेजी भाषी प्रेस यहाँ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर 17वीं शताब्दी के अंत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर छापे खाने का आयात प्रारंभ कर दिया था, यानी प्रेस का कार्य यहाँ प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी समय तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। अब देखिए हिक्की की साप्ताहिक पत्रिका 1780 से ही, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे एक, उन्होंने बंगाल गजट नाम से एक पत्रिका का, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। 1780 से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। और उन्होंने खुद को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। उन्होंने अपने पत्रिका के बारे में बताया कि ये जो मेरी पत्रिका है ये सबके लिए, इसका द्वार खुला हुआ है और ये किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी किसी की अधीन नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है। हिक्की ने इस प्रकार से इसके अपनी पत्रिका के बारे में इस प्रकार से परिभाषित किया था उसने। यानी उसका कहने का मतलब था कि भारत में जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके ये गुलाम नहीं थी, उससे ये आज़ाद थी अपने आप में। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद थी। और यह एक तरह से देखा जाए तो ये निजी अंग्रेज उद्यम था। वो अंग्रेज था हिक्की, उसका पर्सनल उसका उद्यम था और उसको अपनी स्वतंत्रता पर बहुत अभिमान था क्योंकि वो किसी की गुलामी नहीं करता था। यह निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की अपनी इस पत्रिका के अंदर ढेर सारे विज्ञापन भी छापता था और वो जो दास होते थे उनकी बिक्री के लिए भी बहुत सारे इश्तिहार भी इसके अंदर छापता था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल होते थे। और इसके साथ साथ वो एक काम और भी करता था कि जो यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी कार्य करते थे उनकी गप्पबाजी भी आपस में उनके बारे में भी वो छापता था, उनकी गप्पबाजियों को भी वो छापता था। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गप्पबाजी भी छापता था। और फिर इससे क्या हुआ कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे वो हिक्की से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया था। और उन्होंने फिर वारेन हेस्टिंग्स ने फिर क्या किया, जो सरकारी आश्रय प्राप्त जो अखबार थे, यानी जो सरकार की मदद से चल रहे थे पहले से भी, उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। क्यों इसलिए कर दिया कि जो औपनिवेशिक सरकार के ऊपर जो भी हमले होते थे, उनके जो राज करने के तरीकों के ऊपर जो हमले किए जाते थे, उनसे वो उनकी सुरक्षा कर सकें। साथ ही ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सकें। और देखिए यहाँ एक विलियम बोल्ट्स नामक एक व्यक्ति ने 1768 में और कलकत्ता के अंदर एक दीवार के ऊपर एक इश्तिहार छापा था, उसको यहाँ पर बताया गया है। और उसने छापे खाने की जो ज़रूरत थी वहाँ पर उसके बारे में बताया है। उसने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो छपाई में बहुत निपुण हो, जो छापे खाने को बना सके, और उसके लिए मैं तन मन धन से सब प्रकार से उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये जो बोल्ट्स थे वो ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह पाए और बाद में वो वापस इंग्लैंड चले गए थे और उनका जो विज्ञापन था वो ऐसे ही दीवार पर टंगा ही रह गया था। विलियम बोल्ट्स नामक एक व्यक्ति को 1768 ईस्वी में इस तरह की एक सूचना कलकत्ता की एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की ज़रूरत महसूस हुई थी। बोल्ट्स ने 1768 के अंदर और यह सूचना कलकत्ता की एक इमारत के ऊपर टांगी थी। वो सूचना क्या थी? जनसाधारण के लिए मिस्टर बोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो।
यानी वही बात है, वो ये कहना चाहते हैं कि छपाई में माहिर व्यक्ति चाहिए, क्योंकि शहर में कोई छापाखाना नहीं है और छापाखाना होना चाहिए, उसकी कमी है। इसलिए मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए और मैं उसकी हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हूं। पर जल्द ही मिस्टर बोल्ट्स इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में ही लटका रह गया था। और आप ये देख लीजिए कि 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारत के अंदर बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो चुका था। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी और बहुत सारे हमारे ऐसे हिंदुस्तानी भी थे जो अपने अपने अखबार छपने लगे थे, उनके अखबार निकलने लगे थे। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। और इन प्रयासों में जो अगर सबसे पहला प्रयास था वो राजा राममोहन राय के जो बहुत करीबी मित्र थे गंगाधर भट्टाचार्य, उन्होंने सबसे पहले बंगाल गजट नाम का एक अखबार छपवाया था और वहाँ से यहाँ से प्रकाशन का कार्य शुरू हो गया था। भारतीय अखबार और पत्रिकाएं छपने लग गए थे और हमारे यहाँ भी मुद्रण की क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इन प्रयासों में पहला था राजा राममोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। और इस प्रकार से बच्चों हमने यूरोप में जन साक्षरता के बारे में अध्ययन किया और भारत के अंदर जो मुद्रण की स्थिति है, मुद्रण आया, किस प्रकार से यहाँ छपाई का कार्य हुआ, यहाँ किस प्रकार से तकनीकी विकास हुआ और लोगों में रुचि हुई, अखबार और पत्रिकाएं छपने लगे थे, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर हम धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।